नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ आपके लिए नई कहानी। जब फौजी की पत्नी को उसकी ननद ने सुनसान जंगल में जाते देखा और तभी उसके सिर पर चोट लगी। फिर जब उसकी आंखें खुलीं तो उसके सामने जो उसने देखा उसे देखकर वह चौंक गई, क्योंकि राजवीर अपने देश की सेवा करने को बचपन से ही बहुत आतुर रहता था। जैसे बचपन में छोटे छोटे बच्चों से कोई पूछ लेता है ना कि बड़े होकर बेटा क्या बनोगे, वैसे ही जब कोई राजवीर से पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो राजवीर झट से कह देता कि मैं तो फौजी बनूंगा, फौज में जाकर अपने देश की सेवा करूंगा। माँ पापा यही सोचा करते थे कि बचपन में अधिकतर ही बच्चे ऐसी बातें किया करते हैं, पर बड़े होने तक किसको याद रहता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। पर राजवीर के साथ ऐसा नहीं था। उसे तो बचपन से जो भूत सवार हुआ वह उसकी जवानी तक उस पर ऐसे ही चढ़ा रहा। देश की सेवा करने का ऐसा जुनून चढ़ा था कि जब तक वह इंडियन आर्मी में भर्ती ना हो गया तब तक उसका यह जुनून कम नहीं पड़ा। कई बार फेल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार फौज में शामिल होकर ही माना। जब राजवीर फौज में शामिल हुआ था तो राजवीर के मम्मी पापा मोहिनी जी और राधेश्याम जी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी। आखिरकार उनके बेटे का सपना जो पूरा हुआ था। राधेश्याम जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। राधेश्याम जी की बेटी भी दिमाग की बहुत तेज़ थी, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में इतना मन नहीं लगता था जितना कि अन्य कामों में लगता था। वह भी अपनी माँ की तरह ही सिलाई कढ़ाई के कामों में और घर गृहस्थी के कामों में बहुत ज़्यादा निपुण थी और पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थी। एक सामान्य छात्रा थी। अब जब उसका भाई नौकरी पर चला गया तो राजवीर ने सोचा कि वह अब अपनी बहन की शादी कर दे, लेकिन राजवीर बड़ा था, इसलिए राधेश्याम जी और उनकी पत्नी मोहिनी जी ने यह फैसला किया कि पहले राजवीर की शादी की जाएगी। और फिर अब राजवीर की नौकरी भी लग चुकी थी तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े घरों से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। राजवीर ने कई बार तो शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर उसके घर वालों ने उससे कहा कि राजवीर, तुम्हारी बहन स्मिता तुमसे 3 साल छोटी है। अगर हम अभी उसकी शादी ना भी करें तो कोई आफत नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारी तो शादी की उम्र भी है और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं बेटा। अगर समय से अच्छे रिश्ते आएं तो शादी ब्याह करने में कोई हर्ज नहीं है, और फिर आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना। राजवीर ने भी अपनी बात रखनी चाहिए। वह बोला कि मम्मी, पता नहीं कल को दूसरे घर की कोई लड़की कैसी आए, तो वह कैसी हो और कैसा ही ना हो, उसका व्यवहार कैसा हो पता नहीं, आने के बाद वह घर में सबके साथ अच्छे से रह पाए या नहीं रह पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्मिता की शादी कर दो। लेकिन स्मिता ने भी शादी के लिए मना कर दिया और कहा, मेरा इकलौता तो भाई है, अब उसकी शादी में भी अगर मैं मुंह ढककर घूमूंगी तो बस फिर तो हो गए मेरे शौक़ पूरे। अरे भैया, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? कर लो ना भैया मुझसे पहले शादी। अरे भैया, अगर आप मुझसे पहले शादी कर भी लोगे तो मैं कौन सा आपकी बीवी को अपने साथ दहेज में लेके जाऊंगी। बस 1-2 साल आराम से रहूंगी, अपनी भाभी के हाथ की गरम गरम रोटियां खाऊंगी। आंखें बंद करके मुंह में जायका लेती हुई स्मिता ने कहा। तो राजवीर ने भी मजाक मजाक में कहा, हाँ, अगर शादी के बाद घर आकर वो तुझे पीटेगी तो मुझसे मत कहना कि भैया भाभी मुझे मारती हैं। अगर कहा तो मैं तो उसी की साइड लिया करूँगा। राजवीर ने हंसते हुए कहा। लेकिन यह सुनकर स्मिता का मुंह लटक गया
और वह बोली, भैया अभी तो आपकी शादी हुई भी नहीं है, आप तो अभी से पराए हो गए। रहने दो माँ, मेरी ही शादी करवा देना आप। भैया का ऐसा रूप देखने से तो अच्छा है कि मैं ही शादी करके इस घर से चली जाऊं। तब राजवीर बहुत ज़ोर से हंसता हुआ बोला, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, अब अपनी बहन से मजाक ना करूं तो किससे करूं? तू तो इतने में ही चिढ़ गई। अगर गलती से कल को मेरी शादी हो गई और मैं अपनी बीवी की तरफदारी करने लगा, तब क्या करेगी? स्मिता ने अपनी माँ से कहा, देखो ना माँ, भैया मुझे खामखा चिढ़ा रहे हैं। सभी लोग हंसने लगे और स्मिता की माँ ने कहा, राजवीर से कहा कि राजवीर बस बहुत हुआ हंसी मजाक, अब तू सब बात छोड़, यह बता कि तेरे मामा ने जो रिश्ता बताया है मैं उसके लिए उसे क्या कहूँ? तेरी छुट्टियाँ कब पड़ रही हैं? पहले तो तू मुझे यह बता। अब की बार जब तू आएगा तो तेरा रिश्ता पक्का करके ही भेजूंगी। अब तो जैसे राजवीर के घर वाले नहा धोकर उसके पीछे पड़ ही गए थे उसकी शादी कराने को लेकर। आखिरकार राजवीर के घर वालों ने उसे मना ही लिया। जब वह छुट्टियों में इस बार अपने घर आया तो सब लोग साथ मिलकर लड़की देखने गए और वह लड़की उन्हें पसंद भी आ गई। अब वे लोग उस लड़की को पहली बार में ही पसंद करके आ गए। रिश्ता पक्का करने का कारण था कि देखने में लड़की सुंदर भी थी, साथ ही पढ़ी लिखी भी थी। राजवीर के जोड़े के लायक लड़की मिली थी, इसीलिए घर वालों ने ज़्यादा समय व्यर्थ करना ज़रूरी नहीं समझा और उन्होंने रिश्ते के लिए झट से पहली नज़र में ही हाँ कर दिया। पहली नज़र में भला कोई किसी को कितना जान पाता है, और फिर शुरू शुरू में तो सब अच्छा ही सोच कर चलते हैं। बस वैसा ही अच्छा मोहिनी जी भी सोच रही थीं कि उनकी बहू अच्छी ही होगी, घर आकर पूरा घर संभाल लेगी और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। घर में सभी लोग खुशी खुशी राजवीर की शादी की तैयारी करने लगे थे और इस बार की छुट्टियों में राजवीर का रिश्ता पक्का कर दिया गया और फिर से वह अपनी नौकरी पर चला गया था। अब इंतज़ार था तो उसकी अगली छुट्टियों का, जिनमें उसकी शादी माही से कर दी जाती। माही पड़ोस के ही गांव की एक लड़की थी जिसे उसके घर वालों ने उसके लिए पसंद किया था। अब राजीव का रिश्ता तो तय हो ही चुका था, तो माही भी कभी कभार राजवीर के घर वालों से बातचीत कर ही लिया करती थी। बातों से तो माही बहुत ही समझदार और घर को संभालने वाली लड़की लग रही थी, जिस वजह से घर वाले भी बहुत खुश थे कि चलो लड़की जिम्मेदार है और समझदार है, परिवार को संभाल लेगी। और फिर उन्हें एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उनके परिवार को संभाल ले, क्योंकि राजवीर उनका इकलौता बेटा था। अब उसके अलावा उनका जब कोई था ही नहीं, तो उन्हें तो अपने बेटे के लिए एक ऐसी ही बहू चाहिए थी ना, जो उनके परिवार को संभाल सके, अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रख सके। तब देखते ही देखते समय यूं ही बीतता चला गया और राजवीर की अगली छुट्टियों में वह अपने गांव भी आ गया। जब इस बार राजवीर छुट्टियों में घर आने वाला था तो इस समय पंडित जी से बात कर ली गई और राजवीर के आने के बाद तय तारीख पर राजवीर और माही की शादी भी कर दी गई, क्योंकि राजवीर देखने में भी स्मार्ट था और उसकी नौकरी तो थी ही अच्छी, इसीलिए माही और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। अब आखिरकार माही की शादी राजवीर से हो गई और अब वह बहू बनकर मोहिनी जी के घर में आ गई। बहू के आने से घर में खुशियाँ दोगुनी हो गई थीं। सब लोग बहुत खुश थे और इधर स्मिता थी जो कि भैया की शादी के लिए ज़िद किए जा रही थी। वह भी अपनी भाभी के आने से बहुत खुश थी और राजवीर की छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले ही
इस बार उसे वापस नौकरी पर बुला लिया गया। अब राजवीर के वापस उसकी नौकरी पर जाने का समय आ गया था। माही अपने परिवार के बाकी सदस्यों को छोड़कर अब वह अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर नौकरी पर चला गया। इधर राजवीर अपनी नौकरी पर गया और इस बात को लेकर माही बहुत गुस्सा हुई। राजवीर और परिवार के बाकी सदस्य अभी उसकी परेशानी समझ रहे थे, इसीलिए किसी ने उसे कुछ नहीं कहा और सबसे प्यार से समझाने लगे उसे कि बेटा, उसकी नौकरी ही ऐसी है, जब बुलावा आ जाए तब जाना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी से वह रुक नहीं सकता। और यह बात तो माही को भी अच्छे से पता थी, लेकिन कोई बात नहीं। परिवार के सभी लोगों ने माही को समझाया और अब माही अपने सास ससुर और ननंद के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। थोड़े समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन थोड़े समय बाद मोहिनी जी और उनके परिवार वालों ने माही के व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि माही इतना चिड़चिड़ा व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि कई बार स्मिता भी कुछ बातों पर ऐसे ही चिड़चिड़ी हो जाती है। और फिर अब माही भी इस परिवार की सदस्य थी। ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर उसे कुछ कहना या परिवार में तमाशा खड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। और फिर जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते भी हैं। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर परिवार में होती ही रहती है। और फिर स्मिता और उसकी भाभी लगभग बराबर की ही थीं। 2-4 साल का अंतर ही रहा होगा, तो इसमें क्या करते। अपनी भाभी से स्मिता की खूब बनती थी, लेकिन जैसे बनती थी वैसे ही कई बार बहस भी हो जाया करती थी। वे दोनों सहेलियों की तरह रहा करती थीं और मोहिनी जी भी अपनी बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करती। वे अपनी बेटी के लिए कभी कुछ लेकर आती तो साथ में अपनी बहू को भी वही चीज़ लेकर आती। इन सब चीज़ों से राजवीर के बिना भी मोहिनी जी और उनके परिवार वाले माही का बहुत ख्याल रख रहे थे। अब धीरे धीरे माही अपने फ़ोन में ही ज़्यादा व्यस्त रहने लगी थी। जब माही की सास ने उससे इस बारे में बात की तो माही ने फ़ोन पर अपने पति राजवीर से उनकी शिकायत लगा दी कि तुम्हारी माँ हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। अब घर में कोई काम नहीं है तो मैं फ़ोन ही चलाऊंगी ना, और क्या करूंगी। जब माही ने राजवीर से शिकायत की तो राजवीर ने स्मिता को इस बारे में बताया तो स्मिता ने कहा कि भैया, मैं माँ से बात कर लूँगी, आप परेशान मत होइए। राजवीर भी यह सब समझ रहा था कि उसके परिवार में इतना कोई काम नहीं है। अब जब इंसान फ्री रहेगा तो टाइम पास के लिए कुछ तो करेगा ही। इधर राजवीर ने अपनी माँ को समझाने के लिए अपनी बहन को कह दिया था, लेकिन स्मिता ने अपनी माँ को तो समझा दिया, पर कुछ समय बाद स्मिता ने खुद ही नोटिस किया कि माँ ही हर समय अपने फ़ोन में ही व्यस्त रहती है। अगर सब लोग बैठकर बातें भी कर रहे हों तब भी वह बस अपने फ़ोन में ही लगी रहती है। यह सब बातें स्मिता को भी अच्छी नहीं लगीं और उसने अपनी भाभी से कह ही दिया, भाभी, जब सब लोग घर में साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, कम से कम तब तो आप इस फ़ोन को रख ही सकती हैं ना। आप फ़ोन तो बाद में भी चला सकती हैं, तो फ़ोन बाद में चला लीजिएगा। ऐसे भी कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, कौन सा कोई मीटिंग छूटी जा रही है आपकी। इतना कहकर स्मिता हंसने लगी, लेकिन माही का मुंह बन गया। अब स्मिता को भी समझ नहीं आया कि इतनी सी बात पर उसने मुंह क्यों फुला लिया। वह तो बस यूं ही मजाक कर रही थी, लेकिन इतनी सी बात पर नाराज़ होने की कोई बात नहीं थी। और फिर भी अगर बात थी भी
तो यह बात बिल्कुल सही थी। जब परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं तो कुछ देर के लिए तो फ़ोन रखा ही जा सकता है ना, वह भी तब जब आपका कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। तब स्मिता ने माही से पहले ही अपने भाई को फ़ोन किया और बता दिया कि भैया भाभी नाराज़ हैं, और वह भी इस बात पर। अब माही ने फ़ोन किया तो उसे बताने लगी कि तुम्हारी माँ के साथ साथ अब तो तुम्हारी बहन भी मेरे पीछे पड़ी रहने लगी है। हर समय मेरे फ़ोन को लेकर बातें करती रहती हैं। यह फ़ोन क्या कबर्ड में रखने के लिए है? चलाने के लिए ही तो है ना, तो चलाऊंगी ही। अब क्या मैं अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से भी बात नहीं कर सकती? इस घर में बिल्कुल कैद करके रखना चाहते हैं। यह बात राजवीर को थोड़ी बेकार लगी। उसने माही से कुछ नहीं कहा, लेकिन स्मिता और अपनी माँ से बात की और उन्हें समझाया कि वह हर समय उसके फ़ोन को लेकर उसे ना टोका करें। जब राजवीर ने कहा तो मोहिनी जी और स्मिता भी दोनों समझ गईं। इधर मोहिनी जी के पति राधेश्याम जी, जो कि घरेलू मामलों में कभी पड़ते ही नहीं थे और ना ही उन्हें इस बात से कोई मतलब था कि कौन फ़ोन चला रहा है या कौन टीवी देख रहा है। वे तो अपनी दुनिया में ही मगन रहते थे। उन्होंने भी बहू का बदलता व्यवहार पहचान लिया। इधर माँ ही, जिस पर किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं थी, उसका जब मन करता तब घूमने चली जाया करती, जब मन करता तब बाज़ार चली जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब तक जो माँ ही घर से अकेली नहीं निकलती थी, अब वह हमेशा ही अकेली भागने की कोशिश करने लगी थी। पहले तो अगर स्मिता को कोई काम होता तब भी वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाती, लेकिन अब तो वह खुद ही चली जाती। कभी कह देती कि मेरी बहन मिल जाएगी मार्केट में, कभी कहती कि मेरी सहेली मेरे साथ जा रही है। अक्सर ही वह बहाने बनाने लगी। घर में सब लोगों को अजीब बर्ताव तो लग रहा था उसका, लेकिन कोई भी उससे कुछ कहना नहीं चाह रहा था। अभी अभी माही जब अपने घर से निकल रही थी, तब स्मिता उससे कहने लगी कि भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मुझे भी मार्केट में कुछ काम है। तब माही उससे बहाने बनाने लगी कि नहीं नहीं, मुझे मार्केट नहीं जाना, मैं तो अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, इसीलिए तुम चली जाओ, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। तब स्मिता ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, तो मैं कौन सा आपकी दोस्त को खा जाऊँगी, मुझे भी मिलवा देना अपनी दोस्त से। चलो चलते हैं दोनों साथ में, वैसे भी बहुत दिन हुए आपके साथ कहीं गए हुए। अब तो आप अकेले ही मार्केट भाग जाते हो, मुझे साथ लेकर ही नहीं जाते। माही के मना करते हुए भी स्मिता उसके साथ चली ही गई। जब स्मिता ने मार्केट का काम कर लिया तो स्मिता बोली, भाभी चलिए आपकी सहेली से मिलने चलते हैं। अब माही थोड़ी सी घबरा गई और बोली, नहीं यार, अब तो वह अपने घर जा चुकी होगी, मैंने उसे 10 बजे का टाइम दिया था और अब देखो 12 बज रहे हैं। तुम्हारी शॉपिंग के चक्कर में मैं उससे मिल भी नहीं पाई। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लूँगी। तब स्मिता बोली, भाभी आप मुझे अगर पहले बता देते तो हम पहले आपकी सहेली से मिलने चलते, मैं तो मार्केट बाद में भी आ सकती थी। खैर कोई बात नहीं, चलिए फिर कभी मिलवा देना आप अपनी सहेली से। अभी दोनों अपने घर पहुंच गईं। स्मिता भी अपनी भाभी के बर्ताव में आए हुए परिवर्तन को देखकर परेशान तो थी ही, अब क्या कर सकती थी। उसने अपने भाई से सारी बात बता दी। उसने अपने भाई को बता दिया कि किस तरह से वह अकेली ही मार्केट भागने की कोशिश करती है और हर समय फ़ोन में ही लगी रहती है। कई बार तो अचानक से कोई आ जाए तो तुरंत फ़ोन रख देती है। इन सब बातों का मतलब बिल्कुल भी सही नहीं निकल रहा था, लेकिन स्मिता अपने बड़े भैया में और भाभी में झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा कि भैया, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, आप एक बार भाभी से ही बात करके देखना, या फिर अब तो आप छुट्टियों में आने ही वाले हैं, जब आप घर आएंगे तो आप खुद ही नोटिस कर लीजिएगा। इधर माही राजवीर के घर आने के बाद
पूरे घर के काम संभालने लगी और राजवीर के सामने उसने 2-3 दिन तक तो ऐसे जताया जैसे सब कुछ वही करती है। राजवीर को इस बार छुट्टियां ज़्यादा दिन की नहीं मिली थीं। वह अपनी सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेकर 2-3 दिन के लिए ही अपने घर आया था और यह बात माही को भी पता थी। इसीलिए वह उसके सामने बहुत अच्छा बनाकर दिखा रही थी खुद को। और राजवीर के सामने उसने एक दिन भी फ़ोन नहीं चलाया। अब राजवीर ने जो देखा उसमें और राजवीर की बहन ने जो उसे बताया उसमें, इन दोनों बातों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब राजवीर किसकी बात माने, जो उसने अपनी आँखों से देखा उसकी, या जो उसकी बहन बता रही थी उसकी बात माने। अब राजवीर ने स्मिता को कहा कि वह बिना किसी को बताए माही पर नज़र रखे और इस बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ न बताए, वरना वो भी खामखा ही परेशान हो जाएंगे और ना ही माही से कुछ कहे, क्योंकि अगर उन दोनों का शक गलत निकला तो वह दोनों खुद ही शर्मिंदा होंगे। इसलिए उसने स्मिता को कहा कि बिना किसी को कुछ बताए सबसे छिपकर अपनी भाभी का थोड़ा सा ध्यान रखे कि वह कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है और फ़ोन पर हर समय क्या करती रहती है। उसके लिए राजवीर जो कभी नहीं करना चाहता था उसने वह भी किया। उसने स्मिता को कहा कि वह माही के फ़ोन की कॉल्स उसके नंबर पर डाइवर्ट कर दे और जब वह आया था तो माही के फ़ोन में उसने अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर दिया था, जिससे कि माही के फ़ोन के मैसेज वह देख सके कि माही कितनी देर किससे बात कर रही है। लेकिन वह अभी भी माही पर भरोसा करता था और इस बारे में उसने सीरियस होकर सोचा भी नहीं था कि उसने जो किया है उससे ही उसे माही की सच्चाई पता चल जाएगी। अब अगले ही दिन माही घर से यह कहकर निकल गई कि मैं मार्केट तक जा रही हूँ, बैंक में कुछ काम है माँ जी। मोहिनी जी ने भी उसे जाने दिया और नहीं रोका। राजवीर चैट्स देख चुका था तो उसने स्मिता से कहा। स्मिता को उसके भाई ने जो काम सौंपा था उसके चलते वह माही के पीछे पीछे ही घर से निकल पड़ी और देखने लगी कि आखिर माही किसके साथ जाती है और कहाँ जाती है। घर से कुछ दूरी तक पैदल आकर माही रोड पर ही खड़ी हो गई कि तभी एक लड़का बाइक पर आया और आकर माही के सामने उसने बाइक रोकी तो माही उसके साथ बैठकर चली गई। स्मिता ने यह वीडियो अपने भाई को भेज दिया। उसके बाद वह माही का पीछा करती हुई उसके पीछे पीछे एक ऑटो से चली गई। जहाँ तक उसकी नज़र पड़ी माही उस बाइक पर बैठी हुई थी। फिर अचानक बाइक सुनसान जंगल की ओर मुड़ गई। स्मिता को उसका पीछा करने में डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी अपनी भाभी की सच्चाई पता करने के लिए, अपने भाई की ज़िंदगी में कोई उथल पुथल ना हो, इस चीज़ के लिए सच का सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसीलिए माही के पीछे पीछे स्मिता चली गई। जैसे ही स्मिता अंदर जा रही थी तो वह हर एक चीज़ की वीडियो बनाकर अपने भाई को भेज रही थी। इधर अब उसने अपने भाई को मैसेज किया कि वह जंगल की ओर जा रही है और इतना मैसेज करके वह जंगल में अंदर चली गई। हालांकि राजवीर ने तुरंत ही उसे मैसेज किया कि उसे सुनसान जगह अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने मैसेज नहीं देखा और जब वह अंदर पहुंच गई तो उसकी भाभी और वह लड़का आगे आगे जा रहे थे। अब स्मिता ने अपने भाई को कॉल की और वीडियो कॉल पर वह उसे सब कुछ दिखा रही थी। इधर राजवीर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। स्मिता माही के पीछे पीछे जा रही थी और कुछ दूरी पर जाकर एक छोटा सा मकान बना हुआ था जहां माही उस लड़के के साथ चली गई। अब जब स्मिता ने यह सब देखा तो वह बहुत परेशान हो गई और अपने भाई की कॉल काटने लगी कि भैया मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है।
मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। लेकिन राजवीर ने उसे मना किया कि एक तो तुम जंगल में अकेली चली गई हो, ऊपर से दूर दूर तक यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए तुम कॉल नहीं काटोगी, बल्कि पॉसिबल हो तो तुम यहाँ से अभी के अभी वापस लौट जाओ, नहीं तो पता नहीं वहाँ वे लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है उनके साथ कोई और भी हो। स्मिता ने अपने भाई की बात मानी और कॉल चलने दी। थोड़ी देर में स्मिता उन दोनों के पीछे पीछे उस घर में जाने लगी, लेकिन यह देखते हुए कि कहीं कोई उसे देख ना ले। थोड़ी ही देर में वह उनके पीछे पीछे उस घर के अंदर पहुंच गई। वह लड़का और माही दोनों साथ में थे। स्मिता ने कमरे के बाहर से फ़ोन के कैमरा को आगे करते हुए झांकने की कोशिश की कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसके हाथ से वह दरवाज़ा थोड़ा ज़्यादा खुल गया और दोनों, माही और उस लड़के ने, स्मिता को देख लिया। स्मिता को जैसे ही उन दोनों ने देखा तो स्मिता वहाँ से तेज़ रफ्तार से सड़क की ओर भागी, लेकिन भागती हुई स्मिता पर किसी ने पीछे से कोई पत्थर फेंक कर मारा, जिससे स्मिता वहीं बेहोश होकर गिर गई। अब स्मिता वहीं बेहोश पड़ी रही और माही ने उस लड़के को कहा कि वह स्मिता को बांधकर वहाँ डाल दे और इससे वे दोनों राजवीर से पैसे ऐंठ सकते हैं। वे दोनों स्मिता की किडनैपिंग का कहकर उसके घर वालों से 50 लाख रुपए मांगना चाहते थे। इसके बाद वे दोनों यह शहर छोड़कर भाग जाते। इस बारे में माही ने जब उस लड़के से बात की तो वहीं पड़ा हुआ फ़ोन, जिसमें अभी भी वीडियो कॉल चल रही थी, उस फ़ोन से राजवीर सब कुछ देख पा रहा था और उनकी बातें भी सुन पा रहा था। लेकिन उन दोनों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वे लोग राजवीर की बहन के साथ यह सब करके खुद को और मुसीबत में डाल रहे हैं। राजवीर ने बिना देरी किए अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात बताई और उसे बिल्कुल गोपनीय तरीके से इस चीज़ को सुलझाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि वह किसी भी तरह से अभी के अभी जाकर उसकी बहन को ढूंढे। रात तक राजवीर भी वहां पहुंच जाएगा। राजवीर ने सारे वाक़या के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को जानकारी दी कि उसकी बहन का अपहरण हो गया है, इसलिए उसका जाना बहुत ज़रूरी है, तो उसे परमिशन मिल गई और अब राजवीर अपने शहर आ गया। इधर स्मिता के घर ना लौटने पर राधे श्याम जी और मोहिनी जी सब बहुत परेशान थे कि आखिर स्मिता चली कहाँ गई। बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे ऐसे कहाँ जा सकती है। माही तो दोपहर ही घर वापस आ गई थी और वह भी घर वालों के साथ मिलकर स्मिता की झूठी चिंता करने का दिखावा करने लगी। यह अच्छी बात थी कि स्मिता के फ़ोन पर उन दोनों की ही नज़र नहीं पड़ी और स्मिता का फ़ोन अभी भी वहीं जंगल में पड़ा हुआ था, इसीलिए राजवीर के लिए वहां पहुंचना और आसान हो गया। राजवीर ने अपने ही एक दोस्त को लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहा और वह अपने शहर पहुंचते ही स्टेशन से सीधा उसी जगह के लिए निकल पड़ा जिस जगह की लोकेशन उसे फ़ोन पर दिख रही थी। राजवीर ने अपने जिस दोस्त को अपनी मदद करने के लिए कहा था वह खुद भी पुलिस में था और ड्यूटी के चलते वह शहर से बाहर था, इसीलिए वह अब तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसने लोकेशन ट्रेस करवा के राजवीर को बता दिया था कि वह जल्द से जल्द वहां पहुंचे। राजवीर को वहां पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। लगभग रात के 10 बज रहे थे और सुनसान जंगल में राजवीर इधर उधर भटक रहा था, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जंगल में कहाँ से घुसे, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा था। अब उसे जाना कहाँ है इस बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। लोकेशन की मदद से भी वह जंगल में आसपास ही भटक रहा था। फिर आखिरकार उसे वहाँ 3-4 बाइकों की आवाज़ सुनाई दी और वह भी उस आवाज़ के साथ साथ आगे बढ़ा। उसने देखा तो वह लोकेशन की ओर नज़दीक जा रहा था, बाइकों की आवाज़ के साथ ही। आखिरकार वह अपनी बहन के फ़ोन तक पहुंच गया, लेकिन उसे अभी आसपास तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अभी भी घना जंगल था, लेकिन जिन बाइकों की आवाज़ उसे आई थी
उन बाइकों से उतरकर 3-4 लड़के जंगल में अंदर की ओर जा रहे थे, जिनमें से एक माही का बॉयफ्रेंड था। राजवीर ने कंडीशन को देखते हुए पुलिस को फ़ोन कर दिया और उन लड़कों के पीछे पीछे चल पड़ा। सारे लड़के नशे में धुत थे। राजवीर की नज़र पड़ी तो सामने वही छोटा सा घर था जो उसकी बहन ने उसे वीडियो कॉल पर दिखाया था। वह जैसे ही उसने घर देखा, वह उस घर की ओर बढ़ा। उससे पहले वे लड़के उस घर के अंदर जा चुके थे। राजवीर को अंदर से अपनी बहन के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी और वह लड़के हंस रहे थे कि जिसे बुलाना है बुला ले। इस सुनसान वीरान जंगल में कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए। और स्मिता मदद के लिए चिल्ला रही थी। माही का बॉयफ्रेंड बोला, बड़ी जासूस बन रही थी। आखिर तुझे कहा किसने था कि हमारे पीछे पीछे यहाँ तक चली आ? अरे, अगर भाभी की इतनी ही परवाह थी तो उसे पहले ही घर पर रोक लिया होता। और फिर ऐसी औरत को अपनी इज्जत की तो परवाह होती ही नहीं। साथ ही यह तुम जैसी लड़कियों को भी हम जैसे लड़कों के लिए छोड़ जाती हैं। अब देख, तेरी भाभी ने पलट कर भी नहीं देखा कि तू मर रही है या जिंदा है। उसे तो बस मेरी झूठी मूठी बातें ही अच्छी लगती हैं और मेरे कहने पर वह कुछ भी कर सकती है। खैर, यह तो तेरी बदकिस्मती थी जो तू यहाँ मेरे पीछे पीछे चली आई। पर अब क्या कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इसी बहाने मेरे दोस्त फुल एंजॉय करेंगे आज। तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। स्मिता हाथ जोड़कर बैठी हुई थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारे और भाभी के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। बस मुझे यहाँ से जाने दो। राजवीर उसी घर के बाहर खड़ा होकर यह सब सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने इस वक्त दिमाग से काम लिया। वे सारे लड़के अभी तक बातों में उलझे हुए थे और इधर राजवीर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लड़कों के पास कोई हथियार है या नहीं। और फिर वैसे भी राजवीर अकेला था और हो सकता है कि उन लड़कों के साथ और भी हों, आसपास में कोई और हो। इसीलिए राजवीर अभी सब्र किए हुए बैठा था। लेकिन वह घर के अंदर घुस गया। जैसे ही उन लड़कों में से एक लड़के ने स्मिता का दुपट्टा खींचा, वैसे ही राजवीर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और एक डंडा लेकर उसने उस लड़के के सिर पर दे मारा। अब तो वह सारे लड़के राजवीर पर टूट पड़े, लेकिन अपने भाई को मुसीबत में देखकर स्मिता ने भी हार नहीं मानी और उस पुराने से घर में जो भी मिट्टी के बर्तन दिखे उठाकर उन लड़कों के सर पर मारने लगी। दोनों भाई बहन उन लड़कों से लड़ने लगे। इतनी ही देर में वहाँ पुलिस भी आ पहुँची और सभी लड़कों को गिरफ्तार करके ले गई। स्मिता बहुत डरी हुई थी। राजवीर अपनी बहन को लेकर अपने घर पहुँचा और इधर माही बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही थी। पुलिस वालों ने जब उस लड़के को हिरासत में ले लिया तो उसके पास आने वाले बार बार उस कॉल्स को वो नज़रअंदाज नहीं कर पाए। एक बार उन्होंने फ़ोन उठाया और उस लड़के से कहा कि वह बात करे। उस लड़के ने जैसे ही फ़ोन पर हेलो कहा, वैसे ही माही उससे कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि शाम तक फ़ोन कर देना। आधी रात हो चुकी है, लेकिन अभी तक तुम्हें इतना होश नहीं है कि तुम फ़ोन करके इन लोगों से 50 लाख रुपए मांग लो। पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में रहते हो। उसकी यह सब बातें सुनकर पुलिस वालों ने तुरंत फ़ोन काट दिया और उस लड़के से पूछताछ करने लगे। राजवीर को तो सब कुछ पता ही था, लेकिन वह अपनी बहन को संभाल रहा था और उसे सही सलामत अपने घर लेकर पहुंचा। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, माही दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि राजवीर इस वक्त यहाँ दरवाजे पर होगा। राजवीर अपने साथ अपनी बहन को लेकर आया था
और राजवीर के पीछे पीछे ही उसके घर पुलिस भी पहुंच गई, क्योंकि माही के बॉयफ्रेंड ने सच कबूल कर लिया था और अपने मुंह से उसने माही के बारे में अब सब कुछ बता दिया था। राजवीर को देखते ही माही चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए ड्रामा करने लगी। राजवीर, आप अचानक यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? और स्मिता स्मिता को क्या हुआ है? स्मिता, तुम कहाँ चली गई थी? स्मिता अपनी भाभी को देखकर और घबरा गई। राजवीर ने स्मिता को अपनी माँ के हाथों सौंपकर माही को ज़ोरदार थप्पड़ लगाई और एक ही थप्पड़ में माही फर्श पर जा गिरी। अब डर और घबराहट के साथ माही राजवीर की ओर देखने लगी तो राजवीर ने अपने माँ बाप के सामने माही की सारी सच्चाई बता दी और इतनी ही देर में पुलिस वाले भी वहां आ पहुँचे, क्योंकि माही के खिलाफ उनके पास सबूत थे। इसीलिए वह तुरंत ही माही को गिरफ्तार करके ले गए और इधर स्मिता को उसके परिवार वालों ने संभाल लिया। राजवीर ने अपनी पत्नी को उसके किए की सज़ा दिलाई। स्मिता के साथ बदतमीज़ी करने वाले सभी लड़कों को भी उनके किए की सज़ा मिली और स्मिता के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए उन सब लड़कों को जेल में डाल दिया गया। और इस साजिश में माही बराबर की गुनहगार थी, इसलिए उसे भी जेल में डाल दिया गया। माही की महत्वाकांक्षा और अपने स्वार्थ ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपने स्वार्थ के चलते उसने अपने पति, अपने परिवार को धोखा दिया, जिसकी सज़ा वह भुगत रही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो इस मुसीबत से जूझ रहा है, अपने बच्चों का सताया हुआ है, तो उनकी कहानी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं दी गई मेल आईडी पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।